Salam and welcome to Nazuk More. मेरा नाम अंबर रहीम शम्सी है and my co-host Uzair Yunus is with us. And Uzair obviously is in demand talking about the IMF deal. Luckily, we have him, fully on this podcast to talk about the IMF deal. So a few things about it. The IMF deal, what does it indicate in terms of the economy? इसके साथ साथ सियासत पे भी असर हो रहा है. क्या हो सकता है? We'll also talk about that. So let's kick it off. We have some other smaller stories, international stories to talk about. And for once, I have a non-political winner for this week. Uzair, 9 माह बाद, 9 माह के लिए, I believe, ये IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है. पहले तो समझाएं हमें कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट क्या होता है. अंबर, पहले तो ईद मुबारक और आज़ादी का दिन मुबारक. मैंने लाल पहना है, आपने ब्लू नेल पॉलिश लगाई हुई है. अमेरिका आपको आजादी मुबारक. हम तो गुलामी में रहते हैं. जी, अमेरिकी गुलामी में आप हैं. और देखें, अमेरिका ने ईद का तोहफा भी पाकिस्तान को दिया. जियो पॉलिटिक्स खत्म करके IMF की एग्रीमेंट हो गई. उस पर भी बात करेंगे, जियो पॉलिटिक्स का क्या बना. देखिए अंबर, पाकिस्तान ने खान साहब की हुकूमत आने के बाद 2019 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया IMF का 3 साल का. उसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहा जाता है. एक्रोनिम्स हैं, वी डोंट नीड टू गेट इनटू के क्यों डिफरेंट एक्रोनिम्स एक्सेट्रा. 3 साल का प्रोग्राम था. कोविड होता है, वो सस्पेंड होता है, एंड देन इट रिज्यूम्स. खान साहब जाते जाते उसके अंदर एक माइनफील्ड ले करते हैं. मिफ्ता इस्माइल उसको रिवाइव करते हैं. फिर डार साहब आते हैं और 9 महीने गुजर जाते हैं. और जो 9th रिव्यू और 10th रिव्यू होना था, जी, एंटर डार, तो 9th और 10th रिव्यू नहीं हो पाता टाइम पे. जून 30 2023 को EFF की एक्सपायरी डेट थी. ये एक्सपायरी डेट उस तरह की एक्सपायरी डेट नहीं है कि आपके घर के अंदर जो है मस्टर्ड या मेयोनेज पड़ा हुआ है फ्रिज के अंदर, तो 2 हफ्ते आगे चली जाए तो आप फिर भी बर्गर पे डाल के खा सकते हैं. ये एक्सपायर मतलब एक्सपायर था. तो उससे कुछ दिनों पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो है डायरेक्ट इंगेजमेंट करना शुरू की IMF की लीडर्स के साथ. और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी इंगेजमेंट्स की. हम सफ़ीरों से मिले वगैरह वगैरह. और फिर एक हमें नज़र आया कि बजट के ऊपर इजलास में बजट की तरमीम पेश की गई. 225 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस, 85 अरब रुपए की कटौती, 300 अरब, रफली $1 billion वर्थ ऑफ एडजस्टमेंट्स आर मेड. द बजट इज पास्ड. और उसके बाद जो है ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट आती है. स्टैंड बाय एग्रीमेंट बेसिकली आसान अल्फाज में 9 महीने के अंदर IMF पाकिस्तान को $3 अरब देगा बेस्ड ऑन सर्टन टारगेट्स दैट आर मेट, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो कोर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड है, जो कि उसको डॉलर्स की ज़रूरत है, वो पूरी हो जाएगी. तो ये जो डिफॉल्ट का खतरा था पाकिस्तान की मईशत को, वो 9 महीने के लिए एटलीस्ट टल जाएगा. IMF ने क्यों 9 महीने की स्टैंड बाय एग्रीमेंट की? पहले तो ये कि EFF जो था वो एक्सपायर हो रहा था, उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हो रहा था. लेकिन दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी जो था, IMF को भी मालूम था. I'm sorry, I'm interrupting you, but इसका ये मतलब है कि जो extended agreement, that do we consider that dead? Is this new? यस, तो पाकिस्तान डिड नॉट फिनिश. तो तारीख में पाकिस्तान ने सिर्फ एक IMF का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट किया है. वो इसहाक डार के ज़माने में हुआ था. 2017 की जो बात करते हैं, ये वो वाला प्रोग्राम था. उसके अंदर कुछ दर्जन के करीब वेवर्स पाकिस्तान को मिले थे, तो वो भी जो है वेवर ले लेके कंप्लीट हुआ था सक्सेसफुली. ये EFF अनसक्सेसफुली कंप्लीट हुआ. इट एक्सपायर्ड. ये जो 9 महीने की स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट SBA से कहा जाता है, ये बेसिकली IMF ने इसलिए दी है क्योंकि IMF को भी मालूम है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का सीजन है. ये हुकूमत का वक्त पूरा हो चुका है. उसके बाद केयर टेकर्स आएंगे. केयर टेकर्स के बाद नई हुकूमत आएगी. और 100% कंसेंसस है, 100% किसी चीज़ पे नहीं कह सकते, 99% कंसेंसस है कि पाकिस्तान को एक और IMF प्रोग्राम, एक और EFF की ज़रूरत पड़ेगी बाय द टाइम दिस ईयर इज़ ओवर. तो IMF ने कहा है कि ठीक है, हमें मालूम है कि आपको एक और प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपकी एक पॉलिटिकल साइकिल चल रही है, तो उसके अंदर हम आपको 9 महीने के लिए एक तरह से प्रोग्राम दे देते हैं ताकि आप जो है डिफॉल्ट ना कर जाएं. और जो नई हुकूमत आए उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम मिले कि वो एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करे, मिनी बजट लाए, अपनी इकोनॉमिक टीम बनाए, और फिर IMF से निगोशिएट करके एक नया IMF का प्रोग्राम स्टार्ट करे. तो ये इसलिए दी गई है ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट. Okay, so इसमें a few things I think, क्योंकि
अनवर इकबाल की स्टोरी थी अबाउट बिलावल भुट्टो's रोल एज वेल. अमेरिका, आपका जो अमेरिका है, किस तरह से किरदार अदा किया था इस आईएमएफ मुआहदे क्या स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है उसको फाइनलाइज करने में. दूसरी तरफ इसाक डार साहब बार बार कह रहे थे कि इसलिए ये नहीं हो पा रहा क्योंकि जियो पॉलिटिक्स है. सो वेयर इज द ट्रूथ हियर? आई थिंक अंबर, देखिए, मैं इससे पहले भी पाकिस्तानी टेलीविजन पे भी कह चुका हूँ, आई थिंक इस पॉडकास्ट पे भी, कि वो गलत बयानी थी सागदार साहब की. इस पे शाहजेब खानजादा ने इस हफ्ते उनसे पूछा भी वापस अपने शो पे कि उसका क्या हुआ जियो पॉलिटिक्स का, तो उन्होंने कहा व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं और मैं सब बातें नहीं कर सकता. मैं वाशिंगटन में होता हूँ. वाशिंगटन में चाहे अमरीकी डिप्लोमेटिक सर्कल्स हों, पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक सर्कल्स हों, आईएमएफ वाले इतनी ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपको मालूम हो जाती है उनकी पोजीशन क्या है. जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अमेरिका तो पाकिस्तान की मदद कर रहा था. ये अनवर इकबाल ने भी कंफर्म कर दिया. ही इज़ अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट, बट इट्स कंसिस्टेंट विद स्टफ आई हैड बीन हियरिंग ओवर द लास्ट 2 to 3 months. कोई भी मुल्क, अंबर, भारत भी, मेरे नज़दीक ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, क्योंकि उसकी एक लार्जर इम्प्लिकेशंस होती हैं. और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देते हैं, जिन्होंने पढ़ना है, समझना है डिफ़ॉल्ट के से क्या हो सकता था पाकिस्तान में और क्या हो सकता है. खुर्रम हुसैन ने बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है, एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या हो सकता है. तो nobody involved in this process wanted Pakistan to default. तो डार साहब, in my view, failed as a finance minister to convince the IMF and others कि पाकिस्तान जो है वो credibly वो चीज़ें करेगा जिस पे उसने agreement किया. वो बात आगे नहीं बढ़ी, तो उनके बॉस शहबाज शरीफ साहब ने इंटरवीन किया, उन्होंने टेक ओवर किया एंड में, और उस वजह से डील हुई. मेरे नज़दीक, और आप भी प्रोफेशनल काम कर चुकी हैं, मैं भी प्रोफेशनल काम करता हूँ, when anybody goes to your boss to get a deal done, it basically means कि आपकी तो छुट्टी होने वाली You है. failed, basically. Exactly. I completely agree with you. अगर कोई मेरे पास आता है, since I am a boss at the moment, um, if somebody comes to me and says कि अब आप intervene करें, I know that they have failed and they no longer can. But I do think in terms of Isaaq Dar और उनकी जो कारकर्दगी है, how he will be seen, I'm not talking about how Isaaq Dar sees himself. Um, अब आप ये जरा देखिए that you have failed consistently over the last 9 months. आपने कहा था कि 200 पे मैं डॉलर लेकर आऊंगा. आपने कहा था कि आप महंगाई पर काबू पा लेंगे. आपने कहा था कि मैं आईएमएफ के साथ डील करता रहा हूँ एंड आई नो हाउ टू डील विद देम एंड आई विल गेट देम टू एग्री ऑन माय टर्म्स. आंखों में आंखें डाल के. आंखों में आंखें डाल के. तो बट ही इज फेल्ड कंसिस्टेंटली. एंड देन ही, आईएमएफ का मुआहदा एक सक्सेस के तौर पर पेश किया जा रहा है. I mean, that is also just in terms of a work environment. Imagine if you're doing your job so badly कि अब आपने bare minimum and not on favorable terms for Pakistan, obviously, वो कर लिया. Does that mean that you get political, life? I hope not, but I don't see that. Given के पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदर जो फैमिली में इसाक डार को जिस नजर से देखा जाता है, बिल आखिर मिफ्ता इस्माइल ने तो पॉलिटिक्स छोड़ दी, सियासत उन्होंने छोड़ दी, पार्टी छोड़ी, सियासत छोड़ दी. But it gives him life, unfortunately, even if Shahbaz Sharif was responsible for the deal. आई एग्री, अंबर. और नून लीग के अंदर तो वैसे भी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम यह है कि अगर आप ख़ानदान के अंदर अच्छे समझे जाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी है, और अगर आप ख़ानदान के अंदर अच्छे नहीं समझे जाते तो आप मिफ्ता इस्माइल वाला हाल होता है या खाकान अब्बासी वाला हाल होता है आपके साथ. तो आई थिंक के एट द एंड ऑफ दैट टेन्योर इसहाक डार जो हैं वो उस इनर सर्कल के अंदर कहा जाएगा कि इन्होंने दिवालिये से मुल्क को बचाया. डॉलर 275 पे ऑलरेडी आ चुका है, तो वो शायद वहाँ कुछ शेनानिगन्स करके एक बयानिया बनाएं कि देखें. Credit for this, and that's a problem, right? आई एग्री. एंड आई थिंक उससे पहले उनको काफ़ी तरह रेस्क्यू किया गया है. 2017 में मेरा मानना था कि इसहाक डार को अगर नहीं निकालते और 18 में जो इंजीनियरिंग हुई वो नहीं होती, तो दैट वुड हैव बीन द एंड ऑफ हाउस ऑफ शरीफ. एंड आई थिंक इस वक्त भी पब्लिक ओपिनियन के लिहाज से जो इकोनॉमी के साथ इस जमात ने किया है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, द PMLN हैज़ बीन रनिंग द शो व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक मैनेजमेंट. आई थिंक इट्स क्रिमिनल, इट नीड्स अकाउंटेबिलिटी. और जो 9 महीने, एंड अगेन इसमें बयानिया जो PML नून बनाती है या PDM बनाती है कि जी हमें
मईशत बड़े बुरे हाल में मिली, बिल्कुल आपको मिली, लेकिन फिर आपको 4 महीने में स्टेबलाइज कर दिया था आपके ही वजीर ने। और आपने फिर एक पीएचडी को निकाल के एक हकीम को लंदन से इंपोर्ट किया और फिर उसने सारा डैमेज किया। तो अभी आपको 3 अरब मिल भी जाते हैं, अगेन विच अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ क्वेश्चन कि इससे क्या फर्क पड़ेगा मईशत के ऊपर। आई थिंक नियर टर्म स्टेबिलिटी के अलावा और ब्रीदिंग रूम के अलावा कोई और फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स ऊपर जाने हैं तो महंगाई का उसके ऊपर इम्पैक्ट बढ़ेगा। पीडीएल 5 रुपये ऑलरेडी बढ़ा दिया है, वो 60 रुपये तक लेके जाना है, तो 5 रुपये और अभी उसने मजीद इजाफे की ज़रूरत है उसके अंदर। और फिर जो हुकूमत के पास अखराजात या रिलीफ देने का जो स्पेस है कोट अनकोट, वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये हुकूमत जाते जाते कुछ ऐसे काम कर भी जाती है कि वो पैसे ज़ाया करे, जैसे मैं कहता हूँ कि एक डायबिटीज़ का पेशेंट इंसुलिन का इंजेक्शन लगा के गुलाब जामुन खा ले, तो केयर टेकर्स ने उसे रिवर्स करना है और फिर अगली हुकूमत ने मिनी बजट देना है। तो अगर आप पाकिस्तान के आम शहरी हैं और सोच रहे हैं कि आपके वॉलेट के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली द न्यूज़ इज़ नॉट गुड। आपको शायद थोड़ी सी रिलीफ मिले, लेकिन वो भी आप याद रखें कि वो रिलीफ आपको एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म पेन दी जाएगी। तो द साइकिल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न इज नॉट ओवर जस्ट येट। पाकिस्तान की मईशत बहुत ही नाजुक मोड़ पर है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द टर्म फ्रॉम आवर शो, एंड आई डोंट सी एनीबडी हैविंग द राइट सेट ऑफ रिफॉर्म्स और द रोड मैप टू रेस्क्यू दिस कंट्री एट दिस पॉइंट इन टाइम। Just because मैं again just bringing some politics into it. अब ये 1-1.5 साल for everyone involved, whether it was Imran Khan, whether it was PDM, whether it was Pakistan People's Party, everybody was just getting by and trying to survive, and that includes the economy. So nobody's really paying attention to perhaps having a program or thinking about the fact that अगर हम elections जीत जाते हैं, what do we really need to do कि हम दोबारा इस नहज पे ना पहुंचे, इस नाजुक मोड़ पे मत पहुंचे। ना मुझे इससे we might have discussed to reiterate कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के हवाले से वो उनसे जब पूछा जाता था तो फिर उन्होंने इकोनॉमी के सेमिनार भी वेबिनार भी किए। उनके वही he had the same sort of set of solutions that he did before 2018. There was nothing new there. We've seen what DAR and PMLN has been doing, but they haven't really presented a plan either. आपने जो महंगाई की बात की, and I think a lot of folks are also confused about the fact कि ये इस माह जो inflation का rate था वो थोड़ा सा slow down हुआ था। What is your take on inflation? Because that you already talked about how electricity bills will go up. Does this mean that inflation will, stabilize, but it will remain high? जी अंबर, इस पे जून का जो फिगर था ये एक्सपेक्टेड था कि आपको कमी नज़र आएगी। वो इसलिए कमी नज़र आएगी जिसे इकोनॉमिक टर्म्स में बेस इफेक्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आटा 100 रुपए का है और कल 200 का हो जाए, तो उसकी प्राइस डबल हो गई। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ 100% फॉर दैट किलो ऑफ आटा। लेकिन उसके अगले दिन अगर आटे की प्राइस में कोई कमी नहीं आई तो मैं कहूँगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 0। दैट डजंट मीन कि आपको सस्ता आटा मिल रहा है, इसका मतलब है आप फिर भी 200 का ही दे रही हैं, ले रही हैं आटा किलो के हिसाब से, लेकिन महंगाई 0 हो गई। इसी तरह पिछले साल जो जून का स्टेटिस्टिक्स था उसमें काफ़ी महंगाई आई, तो बेस इफेक्ट इस महीने के तौर पे 29%, हम 30% लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो हो गया। अब उस वेव के अंदर ये जो आने वाला इंक्रीज है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स का, वो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो अभी आपको नजर आएगा रिफ्लेक्ट होते हुए। नंबर 1। नंबर 2, आपके मानसून सीजन आ रहा है, अल्लाह ना करे सैलाब आए, उसका एक इम्पैक्ट है। फूड इनसिक्योरिटी ऑलरेडी एट अ हाई रेट है, तो और इकोनॉमी स्लो डाउन कर गई है। तो इन एनी केस 30%, 35% इन्फ्लेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। आम शहरियों के ऊपर जनरेशनल ट्रॉमा इन्फ्लिक्ट हुआ है और होता चला जा रहा है, और आने वाले महीनों में और एडजस्टमेंट्स करना होंगी सर्कुलर डेट को ठीक करने के लिए, विच ट्रांसलेट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एक्सचेंज रेट से आप थोड़ा बहुत खेल कर लें इस वक्त, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म आउटलुक इज नॉट गुड एट ऑल। तो मेरे नज़दीक बेस इफेक्ट को जिस तरह सेलिब्रेट किया गया, सागदार ने किया, हुकूमत ने किया, प्रीएम्प्टिव था। मुझे हमेशा याद आता है जब पाकिस्तान की
पॉलिटिकल क्लास ऐसे स्टेटिस्टिक्स देख के मुबारकबाद अवाम को देती है, तो वो जॉर्ज बुश का विक्ट्री वाला जो एक तस्वीर है बड़ी फेमस इराक वॉर वाली, वो मुझे हमेशा याद आती है कि आपने पहले ही प्रीमैच्योरली जंग के खिलाफ जीत डिक्लेयर कर दी और बाद में आके जो है वो इंसर्जेंसी चलती है. तो आई डोंट थिंक के it's looking as good as people may want it, or the stock market और ये सारी बातें करके लोग जो कह रहे हैं. And again, my view and our view on this podcast consistently has been के सियासी लीडर्स को चाहिए कि वो पाकिस्तान के शहरियों से सच बोलें और फिर सच बोल के उसकी सॉल्यूशंस प्रपोज करें. पाकिस्तान के अवाम और शहरियों के अंदर इतना शऊर है कि अगर आप उन्हें सच बोल के एक बात समझाएं तो वो भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट द कंट्री फेसेस. लेकिन इस वक्त तो कोई तैयार ही नहीं है सच्चाई से बात करने के लिए कि असल मसला है क्या. असल में a lot of people do think कि इसका ये मतलब है कि इंतखाबात होंगे अक्टूबर या नवंबर में, which when they're due. But the talk within power circles is that we still actually don't know, and there are many indications of this. Given that is waqt this is Shahbaz Sharif's triumph, it indicates that he's held the coalition together on the political front. I mean, he in his press conference, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी credit दिया. He always consults his allies, which slows down, and by the way, is also not in line so much with Shahbaz Sharif's style as chief minister, but he's had to do it as prime minister. He's managed to keep the coalition together, keeps the consultations on. Secondly, obviously, ये अब आम बात हो गई है कि ये अगर IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हमें मिल गया है, ये शहबाज शरीफ की इंटरवेंशन की वजह से है. So he's demonstrated that he's a doer. Especially that's really important, not just politically for people or the cabinet, but also for obviously the army as well. So you know, his relationship, he's demonstrated a stable relationship. जो पहले इमरान खान का 1 page था, तो ये अब शहबाज शरीफ का 1 page है. So he's sort of come out looking good, because even though Nawaz Sharif की वापसी की बातें हो रही हैं, there's no guarantee that Nawaz Sharif will get to be a prime minister another time, right? So I think this looks good for him in terms of who runs the country. But in terms of voter, I think given that inflation is still high, given all of this, all that's happened in the last year, there's no guarantees कि आपको वो polls में भी reflect होगा. So in terms of elections, there's a lot of discussion about इसको अब हमें IMF deal मिल गई है, इसको जल्दी dissolve कर लें, parliament को early dissolution actually, इसको तहलील कर लें और इंतखाबात जल्दी हो जाएंगे. But there's also a counter argument here कि ये वक्त दिया जाए इस deal की वजह से थोड़ा सा economy stabilize हो जाए, and that way you can go to the polls saying कि हमने बेहतरी लाए हैं, हम बेहतरी लाए हैं, हमने महंगाई को कम कर दिया, हमने डॉलर वैल्यू वो भी नीचे आ गई है, we did what we promised and we'll do better. नवाज शरीफ का एक you know, his statement that came out a few days ago, I think around Eid as well, which was the same that he said during you know, 2013 elections के बाद. I still remember that interview, जिसमें सबसे पहले सवाल था उनसे कि आप क्या, आपका क्या you know, what will you do? Said economy. So he's sort of spinning it that way. So that's the sort of thinking here. The Pakistan People's Party wants elections on time. I do think the elections should be on time, but I think the other indication will be कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसकी क्या शक्ल बनती है. जहांगीर तरीन अभी लंदन यात्रा के बाद वापस भी आए हैं. He's been meeting a lot of people in Punjab. So that party has to settle. PMLN is considering seat adjustment in certain key areas with Istiqam Pakistan party, which should be interesting. So I mean, I think that we will have a more clear indication when this artificially created party finds a shape which it doesn't have as yet. If I may ask a question on that, Amber, thanks for that update on the political side. एक सवाल जो आपने कहा कि दो व्यूज हैं, फॉरेन पोल्स पे जाया जाए और थोड़ा इंतजार करके जाया जाए. कुछ मैंने जैसे सुना है, रिपोर्टेड हुई है बात के
असेंबली की लास्ट डेट से 2 दिन पहले ही डिसॉल्व कर दिया जाए, ताकि पूरे 90 दिन जो मिलते हैं वो मिले आईनी तौर पे. व्हाट इज योर सेंस ऑफ वेयर डज पीएमएल नून इन पर्टिकुलर वो लीन किस तरफ करी? क्योंकि कभी कभार एटलीस्ट मैं फ्रॉम अफार सुनता हूँ कि मियाँ साहब का व्यू है फॉरेन इलेक्शन पे जाया जाए, उनका पहले भी ये व्यू रहा है, तो इट सीम्स कंसिस्टेंट. लेकिन एक पार्ट है नून लीग का जो कहता है कि नहीं, एंड तक किया जाए. तो कौन सा जो विंग है पार्टी के अंदर इस वक्त डोमिनेट कर रहा है थिंकिंग को? डू यू हैव अ सेंस ऑफ दैट? Actually, there's no अभी कोई डोमिनेट नहीं हुआ, क्योंकि अभी दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं उससे भी कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई नतीजा नहीं निकला. there's a lot of people जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम, बहुत सारे नाम जो है वो फ्लोट हो रहे हैं इन प्रेपरेशन. बट मोहसिन नकवी साहब की प्रमोशन की भी बात की जा रही है. यस यस यस, मोहसिन मोहसिन नकवी साहब की प्रमोशन हो रही है. मोहसिन बेग इज अनदर एंड वन. अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अगर लोगों बहुत ने नहीं देखा, उन्होंने एक दिन जियो के साथ सोहेल वरायत साहब ने अपने क्लासिक स्टाइल में उनके साथ ईद स्पेशल किया. तो वो अस्पतालों में भी जा रहे हैं और काफी दफा रिपीट की गई है बात कि टॉयलेट का भी जायजा लिया अस्पताल पहुंच के उन्होंने. तो ये ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि इस तरह से आम शहरियों के वजीर आला हैं, वो अस्पताल जाते हैं लेकिन सिर्फ अस्पताल में ओटी का जो है टूर नहीं लेते, टॉयलेट जाके देखते हैं, क्योंकि अगर वहां हालात सही नहीं है तो इसका मतलब अस्पताल में काम ठीक नहीं हो रहा. या बिल्कुल एब्सोल्युटली. साकिब निसार की भी मुझे याद आ गई, जब वो नाराज थे और वो चीजें फेंकते थे, खुद जाकर इंस्पेक्शन करते थे. ये हमारी बीमारी है, हमारे wannabe political leaders में. So I think we'll have a clearer idea maybe a little down the road. It's not too far away. जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसकी कोई शक्ल बनेगी, और फिर नून लीग क्या फैसला करती है, बिकॉज वहां भी अभी it really there's no done deal as yet. और केपी के अंदर भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, परवेज And खट्टक we की have to पार्टी also की बात remember हो रही कि है. इस वक्त इमरान खान के आज, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, if you want to continue. नहीं, प्लीज गो अहेड. मैं कह रहा था कि वो केपी पे भी इफ यू वांट टू टच ऑन, के वहाँ लेटेस्ट क्या है. So I also want to sort of just talk about, it's also important कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ क्या होता है. The consensus at the moment is that it seems that पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस इमरान चलने देना है. आई नो कि अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. इमरान खान ने खुद, जब मेहदी हसन का शो है विद इन द पार्टी as well, has expressed his his fears that he'll be arrested very very soon. We also saw कि इस वक्त नैब की बहुत जल्दी एक तरमीम की गई थी, नैब कानून जो सादिक संजानी एक्टिंग प्रेसिडेंट ने साइन ऑफ की थी, which was कि 14 दिन के बजाय 30 दिन के लिए हिरासत में रखा जाए. इससे पहले आपको याद होगा, जस्ट रिमाइंडर के नैब कवानीन में तरमीम ये की गई थी कि 90 दिन के बजाय 14 दिन की हिरासत में रखा जाए. सो इट्स बीन इंक्रीज्ड अ लिटिल. सो परवेज खटक हैज सडनली, उनका भी अचानक से जमीर लोगों के जागते हैं, उनका भी जमीर जाग गया. वी नो दैट ही डिडंट रिजाइन फ्रॉम द पार्टी. सेपरेट ब्लॉक अपना कुछ तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, और ओपनली कहा है कि 9 मई की जिम्मेदारी इमरान खान और उनकी है. जमीर उनका कैसा जाग गया जब 9 मई को कितना अरसा गुजर चुका है, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ओहदे से अपना इस्तीफा दे दिया और जमीर जाग गया, तो फिर उसके बाद ये बातें करना शुरू कर दी. इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत सख्त रद्द अमल भी आया. जी, तो आई थिंक लुब्बे लुबाब इस पूरे सेगमेंट का अंबर ये है कि मोनोपोली का जो बोर्ड है उस पे बैंक ने तो पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, और अब किस किस खिलाड़ी को कौन सी प्रॉपर्टी दी जाएगी और वहाँ होटल बनाने की इजाज़त दी जाएगी, उस पे काम अभी चल रहा है. तो देखते हैं कि जमान पार्क से क्या लिया जाता है और जमान पार्क से लेकर फिर किसको क्या दिया जाता है, इस पे अभी काम जारी है. और राइवन जो है वो अभी भी सोच रहा है कि उसने क्या करना है. Maybe Raivan, Jati Umrah, it depends on what you'd like to call it, or Model Town, 180H Model Town. But also, I think, yeah, we can sort of move on from that segment because we still actually, I feel like there's still a question mark on when the elections will be held, which is quite unfortunate. It adds to the political uncertainty. बिल्कुल. तो इमरान खान एंड पाकिस्तान फिर एक बार फिर एहतजाज करने की सोच रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के मौके पर. सो लेट्स ब्रेस आवरसेल्व्स.
और इस दफा कोट था जो मुझे स्टैंड आउट किया कि विल बी टोटली पीसफुल द प्रोटेस्ट, एटलीस्ट न्यूज में रिपोर्ट किया गया कि पुरअमन एहतजाज होगा इस दफा, बिल्कुल 100%। तो आगे बढ़ते हैं अंबर, आप बोल्सोनारो की स्टोरी फॉलो कर रही थी, हमने ब्राजील में इलेक्शंस की कवरेज पहले भी की थी, तो जरा अपडेट करें नाजरीन को कि वहाँ क्या हो रहा है उनके पुराने लीडर के साथ। Uzair, अगर हम बात कर रहे हैं speaking of political leaders and populists who were disqualified, Bolsonaro was disqualified for a period of time. हमें पता है कि he did उनकी और जिनको उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं किया था। उन्होंने ट्रम्प के फॉलोअर्स की तरह कोशिश की थी कि जो अहम बिल्डिंग्स हैं उन पर हावी वो धावा बोल दें। एंड eventually what happened is, and I think it's a sort of interesting as well, ब्राजील में दो चीजें याद रखने की जरूरत है। वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। It is approximately the same size as Pakistan in terms of population, probably slightly less, but about 220 million. Electronic voting hoti hai wahan. Results come in very, very quickly as because of that. And दूसरा उनका जो election manage होता है, it is through a federal court, so it's very centralized. Bolsonaro has been disqualified. It is an abuse of power, जिसको कहते हैं. He's not the first president, ex-president to be disqualified. इससे पहले 200 दूर को disqualify किया जा चुका है. And it should be instructive on how that serves democracy. I should also point out कि पाकिस्तान की तरह बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया WhatsApp groups पे शामिल होने की वजह से और showing some degree of affiliation. The question obviously is, does it kill his political career or not? I mean, we saw that Lula came back, so maybe not. It's a temporary sort of disqualification. You kind of sit out elections and try to rehabilitate and learn your lessons. Bolsonaro has been very quiet since he returned to Brazil in March, and so perhaps he's also sort of licking his wounds and waiting it out. I think the interesting comparison, obviously, जो मगरबी मीडिया में हो रहा है, वो ट्रम्प के साथ हो रहा है. He's obviously called the Trump of South America, partly because Trump is leading the Republican candidates in terms of popularity at the moment. There's a decentralized election system as well. So the idea, he's obviously got cases against him as well, but it's a slow moving, justice is not as swift. It takes its time. The system takes its time. And the idea is that the system will correct itself and states will deal with these threats to democracy, as they're called it, in their own way. So I think that's the comparison that's being made. But I think the comparison that I would like to make is with obviously Imran Khan and Bolsonaro. हमारे पास एक centralized court नहीं है, which is what the election is called. It's actually headed by a retired judge. हमारे यहाँ जाहिर है military establishment होती है, which acts as that centralized system. The danger obviously is that because there is no due process in terms of, for instance, अगर हम military courts की बात करें या जिस तरीके से people have been shaved off पाकिस्तान तरीके इंसाफ, so it's not like they did this by choice. उनको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा था जब भी वो जेल से निकलते थे. So I think abuse of power in both cases is definitely possible. It means that you're not trusting people to make that judgment, because as you've pointed out, as much as I've read, Trump, even if he's convicted, can still run for the election. या अंबर, सो थैंक्स फॉर दैट ओवरव्यू. उस पर एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, वो ये कि पाकिस्तान की एनालॉजी में कि बोल्सोनारो की काफ़ी सपोर्ट का रिटायर्ड और करंट मिलिट्री ऑफिसर्स के अंदर भी थी और है. तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मवाजना हम कर सकते हैं कि एक तरह से वो जो माचो ब्राजीलियन फील वो जो देते थे टच ब्राज़ील के अंदर, पाकिस्तान में भी खान साहब ने इसी तरह किया, which again brings me to a point that I forgot initially at the start of the introduction, क्योंकि ईद हुई अभी अंबर, हम इस शो पे बात भी कर चुके हैं, आपने अभी उस पर इशारा भी दिया कि लोगों को अरेस्ट किया जाता है, बेल मिलती है तो एक नए केस में अरेस्ट किया जाता है. इसके अंदर काफ़ी सारे पीटीआई के लोग, लीडर्स अभी भी जेल में मौजूद हैं. शरियार आफरीदी को अभी तक मेरे रिपोर्ट्स के मुताबिक
डेथ सेल में रखा गया है. इमरान रियाज इज मिसिंग टू दिस डे, वी डोंट नो वेयर ही इज. तो अगेन दिस इज ऑल कंडेमनेबल, दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड बी इनकरेज्ड इन सोसाइटी. और पाकिस्तान में ऐसे हजारों लोग हैं जो पीटीआई से नहीं भी हैं, वो भी मिसिंग हैं, डिसअपीयर्ड हैं. उनके खिलाफ उनको रिहा कराने के लिए कमीशंस बनाए गए, कुछ नहीं हुआ. तो इन खुशी के मौक़ों पे भी हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे ख़ानदान हैं जो ईद नहीं सेलिब्रेट कर सकते क्योंकि उनके प्यारे जो हैं वो लापता हैं या उनको गलत केसेस के अंदर जेल में रखा गया है. चाहे वो माइनॉरिटीज़ से हों, चाहे उनके ऊपर गलत ब्लास्फेमी के केसेस हों, चाहे वो सियासी केसेस हों. जो बात गलत है वो गलत है और उस पर हमें बात उठानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इट्स अक्रॉस द बोर्ड. अगर आप एक ग्रुप को पिक करके कहेंगे कि नहीं उनके साथ ठीक है और उनके साथ गलत है, तो दैट्स हाउ these types of things gather momentum on their own. I do think so, and I think it's also interesting जहाँ लतीफ खोसा और एतजाज एहसन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे और अब इमरान खान के हो चुके हैं. I think लतीफ खोसा जब मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियंस भी ट्राई हो रहे थे, I mean he was a big supporter of that. There's और numerous सिरिल clips. अल्मीडा के ऊपर तो उनकी क्लिप्स हैं, वो तो कह रहे थे सेडिशन भी लगता है और ये भी लगता है और वो भी लगता है, जब Yeah. डॉन लीक्स हुआ था. देखिए कैसे कैसे रंग बदलते हैं. I think Colonel Inam Rahim, who was a former military officer and has consistently been taking very principled position, has actually filed a petition against General Bajwa, General Faiz, and Imran Khan on the 29 civilians that were, convicted in their time. And I think that is, I'd be interested to see how that case goes, because it would demonstrate that at least अगर यहाँ military courts challenge की jurisdiction to try civilians challenge हो रही है, why not have a reckoning of what happened before as well? तब भी सही नहीं था, अब भी सही नहीं. बिल्कुल. एंड आई थिंक उसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग और मेरे नज़दीक प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट जो कंसिस्टेंटली पेश किए वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने करते आए हैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का, कि आप सच्चाई से, अगेन गोइंग बैक टू इकोनॉमी पे भी मैं यही कह रहा था, आप पाकिस्तान के शहरियों को सच बताएं और उनको एजुकेट करें कि किसने क्या क्या गेम्स खेली. खान साहब रिकॉर्ड पे भी अब आ चुके हैं कि वो आईएसआई को इस्तेमाल किया करते थे अपनी कोalition इंटैक्ट करने के लिए. ये हुकूमत भी आउटसोर्स कर चुकी है एक फंक्शन जस्टिस सिस्टम का, मिलिट्री को, कंडेमनेबल है. आगे बढ़ते हैं. लास्ट स्टोरी जिस पे मैं चाहता था थोड़ी सी बात की जाए वो वैगनर ग्रुप जो है रशिया के अंदर मर्सनरी ग्रुप. वैगनर ग्रुप क्या है? वैगनर ग्रुप इज अ मर्सनरी ग्रुप जिसके ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं मिलिट्री एंड बिजनेस, excuse me, and business in Africa, in the Middle East, and of course in Russia. यूक्रेन की फ्रंट लाइंस पे वो काफ़ी महीनों से लड़ रहे हैं. उनकी आपस में एक तरह से लड़ाई हुई डिफेंस मिनिस्टर के साथ रशिया के अंदर, और फिर अलेजिडली एयर स्ट्राइक्स की गई रशियन फौज ने उनके कैंप्स के ऊपर, और उन्होंने अचानक से कहा कि हम यूक्रेन की तरफ से तोपें मोड़कर मॉस्को की तरफ जा रहे हैं. 700 कुछ किलोमीटर वो रशिया में चलते रहे कॉलम के अंदर, 200 किलोमीटर तक पहुंच गए मॉस्को के, और उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड है कि डिफेंस मिनिस्टर को चेंज किया जाए और कुछ और लोगों को हटाया जाए जो रशियन वॉर एफर्ट देख रहे हैं यूक्रेन के अंदर. फिर उनकी डील होती है, और डील जो है वो बेलारूस के प्रेसिडेंट करवाते हैं पुतिन के साथ. तो प्रिगोजिन जो है उसके बाद वो चले जाते हैं, वैगनर ग्रुप गोज अवे. But the two interesting analogies that stood out to be, one was कि जब आप किसी भी मुल्क के अंदर मर्सनरीज को या एक दूसरे ग्रोह को इतनी फायर पावर दे देते हैं तो वो स्टेट के लिए चैलेंज बन जाता है. पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमने टीएलपी जैसे ग्रोहों को देखा कि वो डंडा लेके आ जाते हैं, इस्तीफे लिए उन्होंने एसेट्रा. और रशिया में क्योंकि हर चीज़ एक अलग लेवल पे होती है, तो यहाँ तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भी गिरा दिए और प्लेन्स के ऊपर भी अटैक कर दिया और आर्मर्ड कॉलम लेके मॉस्को की तरफ चल दिए. नंबर एक. नंबर दो, कि किसी भी सिस्टम के अंदर, अथॉरिटेरियन सिस्टम्स के अंदर, जो एक इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी होता है वो फौरन एक चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाता है. और यही पुतिन के साथ हुआ कि विद इन आवर्स दिस ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी दैट ही हैज़ हैड इन द इंटरनेशनल इकोसिस्टम, जो लोग रशिया को स्टडी नहीं करते वो समझते हैं कि पुतिन बड़ा ताकतवर है और आज भी ताकतवर है, लेकिन अब वो जो चिंक्स इन द आर्मर हैं वो फुली एक्सपोज हो चुके हैं. और अब लोगों को लग रहा है कि पुतिन इज परहैप्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ही वंस वाज, इंक्लूडिंग द चाइनीज. अगर आप चाइनीज मीडिया कवरेज पढ़ें वैगनर के इस हरकत के बाद, तो वो भी जो है सोच रहे हैं
कि क्या हमने गलत घोड़े पे तो बेट नहीं कर दिया. तो again, it's an interesting story to follow because Russia is a big country, it's a big military power. It has invaded a smaller country right next to it, and its key dictator now is being challenged internally by people like the Wagner Group. But he's also, I mean, Putin has also managed to contain the risk for now. So far, at least on the outset, right? Again, क्योंकि वो एक इतना close system है, टेलीग्राम चैनल से रिपोर्ट्स आती हैं, बट इट्स वेरी हार्ड टू वेरीफाई कि कब क्या कैसे और क्यों हो रहा है उस सिस्टम के अंदर. तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू फाइंड आउट, बट फॉर द टाइम बीइंग यस, he has managed to at least outwardly get a grip on. लेकिन अगेन मिसाल मैं इसकी ये देता हूँ कि आप सोचें कि अगर पाकिस्तान में लाहौर से टीएलपी मार्च करे इस्लामाबाद की तरफ, और डील जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद की तरफ से ब्रोकर नहीं की जाए, बल्कि काबुल जो है, तालिबान काबुल में बैठ के कहें कि हम आपकी डील करवाते हैं इस ग्रुप के साथ, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो रेजीम है उसको एक धचका पड़ेगा कि भाई तालिबान काबुल में बैठ के आपके मुल्क के अंदर अमन मुआहिदा करवा रहे हैं, ये कैसा मुल्क है. तो रशिया में भी ऐसा हुआ है कि बेलारूस, जो कि एक प्रॉक्सी समझा जाता है रशियन सिस्टम का, उसने ब्रोकर करवाया है पीस मॉस्को के अंदर बिटवीन पुतिन एंड प्रिगोजिन. तो वो भी एक तरह से आउटवर्डली शो करता है वीकनेस कि पुतिन को किसी तीसरे फरीक की जरूरत पड़ी पीस करवाने में. But I do think that China has played its cards really well. इसलिए क्योंकि ostensibly बज़ाहिर यही लगता है कि China is neutral in the Russia-Ukraine conflict, the war. लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है Xi Jinping has visited Russia, has showed demonstrated support for Putin, has bought oil as well. He's called him his dear friend. His dear friend as well. But at the same time, China also doesn't put its eggs in one basket. Maybe a weaker Putin and Russia doesn't will also suit China. It might so work out in its favor. Yep. So it'll be interesting to watch and we'll keep covering it. तो आज के big stories इस हफ्ते की तो यही सारी थी. अंबर is very excited for winners and losers क्योंकि non-political winner है. तो आज शुरू करते हैं अंबर आपसे, क्या कौन जीता कौन हारा इस हफ्ते? नहीं, बस अब हारा तो मैं कहूंगी obviously Bolsonaro is obviously the obvious loser as far as I'm concerned, which is also political, but I think the winner is much more interesting. So it's Naila Kayani and Nadia Azad are my two winners of the week. Two female mountaineers, is have scaled the fourth highest mountain, which I can't pronounce its name, in Nepal. Fourth highest mountain in the world. Isse pehle bhi they've been to Nepal, उन्होंने Everest को भी scale किया है, K2 को भी किया है, and other various difficult sort of mountains in Pakistan and Nepal. I want to point out that मैं नेपाल 2 दफा गई हूँ. They've also been mentioned. People have told me about them. All I did was enjoy the momos and maybe take a walk in one of the bazaars. But these two women have been going back to Nepal, have earned a name for Pakistan, have scaled difficult mountains, and continue to do so. And I think they're my winners of the week. Well, that's amazing. And I think, Amber, if we should try to find a way to connect with them and have them on the podcast as well to talk about their journey and everything they've done. Get hold of Naila Kayani or Nadia Azad. Yeah, so we'll try to make that pull that off. As usual, mera winner is hafte Amber is sports related. Australia went 2-0 up. Wonderful Ashes match. थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन कंट्रोवर्सी चलती है. और फनी मोमेंट मेरे लिए ये था कि वो रन आउट जॉनी बेयरस्टो के ऊपर उन्होंने इंग्लिश ने बू किया, क्रिटिसाइज किया कि ये कैसा अनस्पोर्ट्समैन लाइक कॉन्डक्ट है. तो डॉक्टर तन्वी मदन है, डीसी में ही रहती हैं, इंडिया चाइना एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त फनी सा ट्वीट किया कि अंग्रेजों को तो फेयर प्ले की बात करनी नहीं चाहिए. उन्होंने तो पूरी तो है जो अंग्रेज अगर करे फेयर प्ले की बात तो उसे हम डिसमिस ही कर देते हैं तो बेहतर होता है. तो आई रियली लाइक दैट अप्रोच एज वेल कि आप बात ना ही करें फेयर प्ले की, तो अच्छा है कि आपने दुनिया के ऊपर इस तरह काबू किया. तो ये दैट वाज माय विनर ऑफ द वीक. एंड आई थिंक ऑन द लूजर साइड, आई थिंक Putin is definitely the loser in my view. I think the what happened with the Wagner group is a big story. ये चीज आगे बढ़ेगी. मुझे नहीं लगता कि पुतिन कैन होल्ड ऑन टू पावर एज एन आउटकम ऑफ दैट. टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, इन इफ आई वर टू एनालाइज दिस,
इतनी जल्दी तो नहीं होगा ना, जरूर इतनी जल्दी नहीं होगा, बट अब जो आसपास के लोग हैं जो चहमगोइयां करते थे डर डर के, अब वो थोड़ा से और चौड़े होंगे. But he's definitely lost that aura of invincibility as an outcome of that. So I think that's our show. Hope you all liked it. We apologize it took a while. Eid thi, chutiyan thi. Again, I hope everyone had a good Eid holiday, had a good long weekend. We will resume regular service moving forward. If you like our channel, subscribe, comment, reach out to us for topics you'd like to cover. And again, I will reiterate, remember those that were not able to celebrate this Eid because their family members are not with them for various reasons. I think the least we can do is be standing with all of them in solidarity in these difficult times. So on that note, Khuda Hafiz and see you next week.